हेलो नमस्कार भाई, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर शिक्षा मंत्री जी से बात की गई है। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर किनकी विभागीय परीक्षा लिया जाए, उनका नियमितीकरण किया जाए। तो शिक्षा मंत्री जी ने फिर से आश्वासन दिया है कि आपकी अन्य मांगों के ऊपर फिर से विचार किया जाएगा। अभी जो मांगें पूरी कर दी गई है उसके बारे में बताया गया है। अब नियमितीकरण की मांग के ऊपर पुनः विचार करने वाली है सरकार। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, कब तक योजना बनाई जाएगी। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं, अपडेट पाने के लिए। आज हमारी महापंचायत जिन लोगों ने करवाया था, जिनके माध्यम से हमारी महापंचायत हुई थी, रमेश चंद्र शर्मा जी और शिक्षा मंत्री दोनों से आज मुलाकात की गई और दोनों से पूरा प्रयास यही रहा कि महापंचायत में जो भी निर्णय, जो भी बातें माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बोली थी आज से 2 साल पहले, उन बातों पर कितना अमल हुआ। तो लगातार सरकार की ओर से एक ही जवाब आता है कि हमने आपको बहुत कुछ दे दिया। क्या दिया और क्या मिला, ये तो आप सब अच्छे से जानते होंगे कि हमें क्या मिला और हमें अधिक मिलना चाहिए था। 6 बातें महापंचायत में हुई थी, जिसके बारे में आप लोगों ने पहले भी के वीडियो में देख लिया होगा और लगभग लोगों को पता भी होगा कि क्या क्या चीजें हमें माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे महापंचायत में आकर के, जो एक सरकारी इवेंट था, मुख्यमंत्री का इवेंट था, उसमें हमें हमारे लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि हम आपको, आप पढ़ाने की चिंता करो, आपकी चिंता सरकार करेगी। और इसी बेस पे लगातार अतिथि शिक्षक, आज जो सरकारी स्कूलों के शिक्षा मंत्री जी गुण गा रहे हैं या कोई भी अधिकारी गुण गा रहा है, वो केवल और केवल अतिथियों के दम पे। शहरी क्षेत्रों को अगर छोड़ दें तो ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 80% स्कूलों को केवल अतिथि शिक्षक चला रहे हैं। अभी वर्तमान में लगभग सभी स्कूलों के शिक्षकों का कार्य बीएलओ में लगा हुआ है, जिस बारे में मैंने अवगत भी करवाया। और बीएलओ में लगने के बाद भी हम लोग लगातार ईमानदारी से स्कूलों में कार्य कर रहे हैं। स्कूलों में कार्य ही नहीं, बल्कि जो ट्रेनिंग है, यहाँ पे अभी बीएलओ कार्य में भी सहायक बीएलओ में लगाए गए, उसमें भी लोगों ने ईमानदारी से काम किया। कई जगहों पे तो ऐसा हुआ कि रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे तक ड्यूटी लगाई गई, उसमें भी किसी ने काम किया। तो क्यों आखिर सरकार हमारे भविष्य के बारे में विचार नहीं कर रही। शिक्षा मंत्री का कहना है कि हमने बहुत दे दिया आपको, जो हमें देना था, जो आपको मिल सकता था, जो संभव था, वो दे दिया। जैसे कि आरक्षण दे दिया 50% का, मानदेय डबल कर दिया, और इससे ही कभी हम आपके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। अटेंडेंस पे हमने भी कहा कि भाई अटेंडेंस आपने नियमित शिक्षकों पर शिकंजा कसने के लिए लगाया था, लेकिन पूरी तरह से वो हमारे ऊपर कस गया। अतिथियों के ऊपर ही एक अटेंडेंस लगाई जा रही है। हमें उससे कोई समस्या भी नहीं है, ठीक है, चलिए, लेकिन उसके लिए कुछ तो सहूलियत होनी चाहिए। छुट्टी मिल जाए, भले महीने में 1 मिले, या अगर किसी कारण से कोई अतिथि शिक्षक आपका अटेंडेंस नहीं लगा पाता तो उसके मानदेय भुगतान का कोई ना कोई नियम सरकार को निकालना चाहिए। और इतनी भारी संख्या में मध्य प्रदेश में जो रिक्त पद पड़े हुए हैं, जिनमें हम काम कर रहे हैं, उन पदों को भरने के लिए अतिथियों से उन पदों को कैसे भरा जा सकता है, या हमारे लिए जो हमारे भविष्य सुरक्षित करने की बात होती है लगातार जो कही गई थी, उसको सुरक्षित करने के लिए एक टीम वर्क भी हो सकता है कि किस प्रकार से इनके लिए नियमितीकरण या इनका भविष्य सुरक्षित हम कर दें। जैसे कि 62-52 की बात होती है, तो सरकार चाहे तो सब कुछ संभव है, और सरकार अगर नहीं चाहती तो हमें पता है कि कुछ भी संभव नहीं है। आज रमेश चंद्र शर्मा भाई साहब ने एक ही बात बोली हमसे कि हमने महापंचायत करवा दी, हमने महापंचायत तो करवा दी, और जो कुछ हो सकता था वो हमने दिलवा भी दिया। अब तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम लोगों में अगर दम है, तुम्हारे पास रणनीति है, तुम्हारे पास एकता है, तो तुम नियमितीकरण ले लो, परीक्षा करवा लो, बोनस अंक ले लो, और जो कुछ कर सकते हो वो तुम्हारे सामर्थ्य पर है। तुम्हारा संगठन वर्तमान में, ये मेरे वर्ड नहीं है, ये रमेश शर्मा जी के वर्ड है, जिन्होंने महापंचायत, जिनके प्रयास से महापंचायत हुआ था। जब हम लोगों ने लगातार मुलाकात करके, तो उस टाइम पे सभी संगठन बिल्कुल एक हो गए थे और सब लोग मिलकर उनसे आग्रह कर रहे थे कि सरकार हमारे लिए कुछ करे। और वही बात आज वो बोल रहे थे कि अगर तुम लोग एक बार फिर सब लोग एक हो जाओ, एक सुर में बात करो, तूफान सिंह शर्मा से बात करो, पवार जी जो तुम्हारे, उनसे बात करो, परिहार को बोलो, सब लोग बैठो, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन तुम्हारा संगठन है। जितनी संख्या सब तुम्हारे पास है, उतनी संख्या वर्तमान में किसी भी संगठन में नहीं है। अगर तुम लोग चाहोगे तो एक बढ़िया प्लानिंग के साथ एक टीम वर्क करके, जरूरी नहीं होता कि हर काम आंदोलन से हो। आंदोलन का मतलब होता है आखिरी रास्ता,
पहले उसकी आज तक मैं बता चुका हूं आप लोगों को, जितने भी आंदोलन हुए होंगे, आप लोग बहुत दूर मत जाइए, पिछले 2 साल का आंदोलन की बात कर लेते हैं। सितंबर 11, सितंबर 10, 2024, 2 अक्टूबर 2024 और 16 अक्टूबर 2025, ये 3 बड़े आंदोलन हुए। और तीसरा तो आंदोलन नहीं कहा गया था, उसे कहा गया कि हम गुरु दीक्षा कार्यक्रम कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री के जाके पांव में गिर गए। अगर आंदोलन था तो शिक्षा मंत्री के पास नहीं जाना था, और अगर शिक्षा मंत्री के मन से आपने कार्यक्रम बुलाया तो शिक्षा मंत्री की जो बात कही वो पूरी होनी थी। तो 2 में से कुछ नहीं हुआ, खैर वो अलग बात है। लेकिन 2 आंदोलन हमारे हुए 10 सितंबर 2024 को, जिसमें एक बहुत ही बड़ी संख्या में पब्लिक पहुंची और एक अच्छा शायद पूरे इतिहास का सबसे बड़ा कार्यक्रम रहा। अतिथि शिक्षक पहली बार सड़क पे उतरे और नेशनल मीडिया ने उसे दिखाया। सरकारी काफी बदनामी हुई इसका, शिक्षा मंत्री के कई बार बोल बिगड़े और उसके बाद मीडिया ने घेरा, पब्लिक ने घेरा, सोशल मीडिया ने घेरा और उनको माफी तक मांगनी पड़ी। लेकिन 2 अक्टूबर 2024 को दूसरा आंदोलन हुआ, जो 10 सितंबर को आंदोलन हुआ। उसमें 2 संगठनों ने मिलकर काम किया, आजाद और समन्वय ने। 2 अक्टूबर को जो आंदोलन हुआ तो एक संगठन ने कहा कि हम अकेले करके उन्होंने किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहां भी यही था, क्या 10 अक्टूबर के बाद मीटिंग जो 11 सितंबर 2024 को शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव और आयुक्त मैडम के साथ जो मीटिंग हुई, उन्होंने 8-10 जो भी मुद्दे बनाए गए थे उनको मानने को तैयार हुए, जिसमें जो मेन मुद्दे थे वो लिखे ही नहीं गए थे। सीएल जो आज हम लोग बात कर रहे हैं, सीएल की बात उसमें थी नहीं, कई सारी बातें उसमें जो होनी चाहिए थी वो नहीं थी। फिर भी संगठन की ओर से किसी भी, 2 संगठन थे, आजाद और समन्वय, हमने तो जो मुझसे हो सकता था हमने दौड़ भाग की। लेकिन अन्य लोगों के द्वारा किसी भी, ना तो अधिकारी से मुलाकात करना जरूरी समझा गया, ना तो मंत्री के पीछे लगा गया, और ना ही मतलब कुल मिलाकर के पत्राचार का काम नहीं हुआ। और हमारे हिसाब से जो हमारी नीति कहती है, पहले बात होनी चाहिए और प्रयास होना चाहिए, और जब कुछ ना हो तब उसके बाद फिर आंदोलन की बात करनी चाहिए। और आंदोलन भी कैसा, आंदोलन के लिए भी रणनीति होनी चाहिए, एक टीम वर्क होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, 11 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में कोई निगोशिएशन सरकार के साथ नहीं हुआ। 11 को मुलाकात हुई, इसके बाद किसी भी संगठन के पदाधिकारी ने, किसी भी टीम ने कहीं भी बात करना जरूरी नहीं समझा कि हाँ 8 बिंदुओं पर सहमति बनी थी, इन 8 बिंदुओं को ही पहले पूरा कर दिया जाए। शायद वो 8 बिंदु अगर उस जो हुए थे उसमें जो मुख्य बिंदु था, अनुभव के अंक 10 अंक पर ईयर, अगर वो स्कोर कार्ड में जुड़ जाते, जो हमारे पुराने साथी थे आज शायद वो अंदर हो गए होते। आज जो नए लोग अनुभव के चक्कर में घुस रहे हैं कि 3 साल का अनुभव मिल जाए तो हम संविदा शिक्षक बन जाएंगे, हमें संविदा शिक्षक में लाभ मिल जाएगा, तो शायद हमारा पुराना वर्ग आज भी इसमें भी काम कर रहा होगा। लेकिन उन बिंदुओं को पूरा करवाने के बजाय 2 अक्टूबर को आंदोलन रखा गया। ठीक है, आंदोलन अच्छा था, वो आंदोलन भी बढ़िया था, उसमें भी हम लोगों ने पूरा सहयोग किया, जो भी संख्या आई उन्होंने पूरा सहयोग किया, लाठीचार्ज हुआ और 2 अक्टूबर को आंदोलन भी हुआ। पर इसके बाद दोबारा वही स्थिति बनी, 2 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज हुई 4 लोगों पर, फिर से बातचीत का रास्ता पूरा बंद। 1 साल तक सभी टीमें गायब, 2-5 एक आध दिन के लिए आए, फोटो खींचा, सोशल मीडिया में खूब चला कि हम ऐसा करके जाएंगे, वैसा करके जाएंगे, फिर खत्म हुआ बात। एकता की हमेशा होती रह गई, एक होकर करो, एक होकर करो। शायद हरदा में एक बढ़िया कार्यक्रम भी रखा गया और हमने भी वहां भी यही बात मैंने बोली थी कि आंदोलन के पहले प्लानिंग क्यों नहीं होती, टीम वर्क क्यों नहीं होता, हमारा आंदोलन हर बार असफल क्यों होता है। पूरे 1 साल निकल गए, 1 साल बाद 16 अक्टूबर को पहले कहा गया कि आंदोलन 5 सितंबर को आंदोलन होगा, फिर कहा गया नहीं आंदोलन हम नहीं करेंगे, हम करेंगे गुरु दक्षिणा कार्यक्रम। हम सरकार से अपनी मेहनत का फल लेने आ रहे हैं, ठीक है, बढ़िया कार्यक्रम रहा, उसका भी आयोजन किया गया। उसके पहले भी बार बार वही चीज आती है कि आखिर आंदोलन हुआ, शिक्षा मंत्री ने आपको फोन के माध्यम से बात की आपसे, जैसे भी आपको उन्होंने बोला कि हम छुट्टी में विचार कर रहे हैं, आपका मानदेय भुगतान हो जाएगा, लेकिन कोई भी उसके बाद से आज तक शिक्षा मंत्री की ओर जाने से मिलने का प्रयास नहीं किया गया। मतलब कुल मिला के हाल वही है कि साल में आओ, 2 दिन हल्ला करो और बाकी आराम से बैठ जाओ, और अगर कोई अंत करे तो टांग खींचना शुरू कर दो। तो जो चीजें हुई है, आज भी वही बोल रहे थे, आज भी जो बात हमारी हुई है शर्मा जी से, क्योंकि शर्मा जी ही सूत्रधार थे। ये 2023 तक, जब तक शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, तो रमेश चंद्र शर्मा जी के द्वारा ही पूरे संगठनों को, जितने भी कर्मचारी संगठन थे उनके द्वारा ही पूरे संगठनों को जो भी मिला है उनके माध्यम से मिला। उनको ही कहा गया था कि जितने भी कर्मचारी संगठन है सबको आप बात करिए, सबसे जो समस्याएं हैं सुनिए और सरकार उनकी बातों को सुनेगी। उसके बाद ही आपकी महापंचायत हुई, बहुत सारी महापंचायतों का आयोजन भोपाल के धरा पे हुआ और लगभग संगठनों के जो महापंचायत हुई वो चीजें पूरी भी हो गई। रोजगार सहायक, आशा उषा, विद्वानों का भी लगभग अच्छा हुआ। सिर्फ ठगे गए तो कौन? हम लोग। और कारण सरकार से ज्यादा दोषी हम लोग हैं। हम तो खुद बोल रहे हैं, मैं अपने को भी इंक्लूड कर रहा हूं इसमें, कोई वो नहीं कि मैं कहीं अलग से हूं। अगर संगठन में मैं हूं तो मैं भी दोषी हूं। अगर इसमें कोई शक की दोहराई की बात नहीं होगी कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पे अगर सुनील सिंह परिहार बैठेंगे,
पवार जी बैठेंगे या कोई बंदा बैठेगा, तो सवाल उनसे ही होंगे, और अगर कुछ होगा तो श्रेय भी उनको मिलेगा। अगर श्रेय लेने का श्रेय अगर उनको मिलना है, तो अगर कुछ नहीं हुआ तो उसका जो भी जो दोष है वो भी अध्यक्षों पर ही जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष बन के आप बैठे हुए हो। इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष का मतलब है कि प्रदेश के पूरे जितने भी शिक्षक है आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो। आया तो आप सही ढंग से सरकार के सामने बात नहीं रख पा रहे हो, या आप में टीम कमी है, जो भी है। पर जो बातें आज कही है माननीय शर्मा जी ने कि आप लोग तैयारी शुरू करो, आप लोगों का, हमारा काम था महापंचायत करवाना, और रियलिटी है कि सरकार बदली है। सरकार बदलने के बाद सरकार तो वही है, पर मुख्यमंत्री जी बदले हैं, और जब मुख्यमंत्री बदलता है तो उनकी पूरी टीम चेंज होती है। जो पहले जो शिवराज सिंह चौहान जी के लोग थे वो थे, उनके माध्यम से आपकी सारी चीजें मनवाएगी। अब वर्तमान में मोहन यादव जी हैं, और डॉक्टर मोहन यादव जब तक नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होना, और उनके ही लोग अब सभी चीजों को देख रहे हैं। तो यहां पे एक चीज होती है कि सर्वप्रथम जिला स्तर से जिला स्तर से तैयारी तो शुरू होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जिला स्तर पे अच्छे कार्यक्रम होने चाहिए। जिला स्तर पर लगभग सभी जिलों में एक बैठक हो, नए लोगों को कमान सौंपी जानी चाहिए, और जो लोग अनुभवी हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। और इसके अलावा प्रदेश स्तरीय टीम, चाहे अगर टीम मिलकर काम करती, अभी समय है। अभी आपने विधानसभा जवाब देख लिया मंत्री का, मंत्री क्या बोल रहे हैं कि हम इनको जो देना था हमने दे दिया, बाकी कुछ संभव नहीं है। तो एक बढ़िया टीम भोपाल में दोनों संगठनों से निकल के चर्चा करके, बैठ के गहन परीक्षण करके क्या लाभ हो सकता है, कैसे मिल सकता है, सभी नियमों को, अभी 2 महीने आंदोलन हो या ना हो, अब आंदोलन आप करो तो आपके पास ऑप्शन यही है कि आंदोलन आपका पूरे प्लान से, पूरे सबूत के साथ, पूरे स्ट्रेटजी के साथ, पूरे नियम, सरकार से आप जब बात करने जाओ तो आपके पास ये होना चाहिए कि हम ये चाहते हैं, ये रूल है, यहां पे ऐसा हुआ है। ये नहीं कि सरकार के सामने हम खड़े हो गए, सर हमको नियमित कर दो, और उसके आगे पता नहीं बस हमको नियमित कर दो, कैसे करो ये पता नहीं। क्योंकि सरकार आपको अपने, जब शायद 2018 या 19 में एक मीटिंग हुई थी संगठन की, जब मोहिंते जी प्रमुख सचिव थे, मुझे याद है उस मीटिंग में अजय पाल सिंह राठौर जी, मतलब जो पुराने हमारे संगठन के पदाधिकारी थे प्रदेश के, वो सब थे, जगदीश शास्त्री जी, अजय सिंह राठौर जी, मनोज मिश्रा जी, और भी बहुत सारे लोग गए थे उसमें। वहां भी काफी चर्चाएं हुई, काफी बातें हुई थी, और अंत में, क्योंकि अधिकारी आपको बहुत घुमाएंगे, नियमों के फेर में उलझाएंगे, तो आपको अब जब भी आपकी सरकार से बातचीत हो तो हमें और आपको पूरी तैयारी से वहां पहुंचना होगा। और मैं बार बार बोल चुका हूं कि जो लोग जिले में, प्रदेश स्तर में संगठन में काम करना चाहते हैं, तो आप सबको मिलकर आगे आना होगा, क्योंकि किसी संगठन किसी का नहीं है। ये याद रखिएगा, कोई एक व्यक्ति 1.5 लाख लोगों का मालिक नहीं हो सकता, कोई एक व्यक्ति 1.5 लाख लोगों का भविष्य तय नहीं करेगा। इसके लिए टीम चाहिए। इसके, क्योंकि वैसे तो नियम यही होता है कि हर संगठन में चुनाव होना चाहिए, वर्तमान में चुनाव संभव नहीं है अभी इतना जल्दी। तो जितने अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हैं, और जिलों में काम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस अरे भाई साहब हमको जिला अध्यक्ष बना दो, हम काम करेंगे, और मालूम पड़ा कि पद मिलने के बाद वो घर बैठ गए। तो टीम वर्क के लिए एक्टिव बनना चाहिए, एक्टिव लोग होने चाहिए। और निश्चित है, ये तो मैंने कहा था कि 100% नियमित हो जाएंगे, वो शायद वो संभव नहीं है इतना जल्दी, लेकिन इतना है कि अगर 2 महीने मेहनत कर लिया गया, नियम, सभी राज्यों के नियम ला लिए गए, और नियम के साथ में जो अनुभवी कुछ जो भी एडवोकेट वगैरह है, जो भी सम्मानित लोग हैं, चाहे कोई भी संगठन जो शिक्षक संवर्ग में काम कर चुके हैं, या कई राज्यों में, अभी असम का एक आप लोगों ने देखा होगा, असम में एक अभी जो कंप्यूटर IT वाले हैं उनको नियमित कर दिया गया है। वहां पे फिक्स कर दिया गया है कि उनको 62 ईयर की नौकरी और 20,000 मानदेय अभी भुगतान हो रहा है उनको, पर उनकी नौकरी फिक्स कर दी गई है 12 वर्ष के लिए। क्योंकि जो ICT जो ICT का पद है, वो ऐसा पद है, उसपे वो पद क्रिएट किए गए हैं स्कूलों में, तो उनमें नियमितीकरण संभव है, उसमें डायरेक्ट सरकार नियमित कर सकती है, क्योंकि वो पद उनके लिए ही बनाए गए हैं। लेकिन अतिथि के लिए क्या होता है कि जो पद में हम काम करते हैं, 100% पद जो है उनमें 50% पद होते हैं पुष्प प्रभार के, प्रमोशन के, और फिर इसके बाद जो पद बचते हैं वो होते हैं भर्ती के लिए, इसमें बैकलॉग सब कुछ होता है। तो जो सरकार जिसपे रोड़ा अटकाती है, तो अब हमें और आपको क्या करना चाहिए, जितने भी कानून के जानकार हैं, जितने लोगों, बहुत सारे लोग हमारे साथी ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारे आदेश पड़े हुए हैं, पुराने लोग बहुत सारे ऐसे जो कलेक्शन करते थे, और कई लोगों से मैंने लिया भी है। तो अन्य राज्यों को, अपने राज्य के, और जो भी हमारे लीगल वकील वगैरह हैं, उनसे बात करके हमें और आपको एक टीम तैयार करना होगा। और हम क्या चाहते हैं, हमारी जो पात्रता परीक्षा आयोजित हो, वो होनी चाहिए, कितने पदों पर हो सकती है, किस नियम के आधार पर हो सकती है, और
इसके बाद ही सरकार से हम बातचीत कर सकते हैं। सरकार जवाब अगर आपको दे, अभी आपका जवाब आ गया है लगभग 6-7 बिंदुओं पर, जो भी 6 जो घोषणाएं हुई थी और जो नियमितीकरण की बात कही है, ये पात्रता परीक्षा अलग से होगी और संभव क्यों नहीं है, ये भी जवाब सरकार ने दिया है। उनका तोड़ ढूंढना पड़ेगा, उनका तोड़ निकाल लेते हैं और फिर सरकार से बात करो आप। निश्चित तौर पर सरकार को मजबूर होना पड़ेगा और इसके बाद फिर आंदोलन की रास्ता आता है कि चल भाई अब आप सीधे नहीं मान रहे हो तो अब हम आएंगे सड़क पे। तब आती है आंदोलन की बारी और आंदोलन के लिए भी तैयारी एक बेहतरीन ढंग से होनी चाहिए। और शिक्षा मंत्री जी का कह दिया, कहा गया है, कह दिया उनने कि भैया जो कुछ हम दे सकते थे हमने वो दे दिया, बाकी चीजें संभव नहीं है। तो संभव तो सब कुछ है अगर आप में और हम में साहस है तो। दूसरी बात ऑफलाइन मानदेय भुगतान को लेकर के है। कई जिलों से समस्याएं आ रही थी कि जहां पे नेटवर्क इशू है, जहां पे ई अटेंडेंस नहीं लगा पाए हैं, किसी भी मध्य प्रदेश के कोई भी ऐसा जिला या संकुल है। आज जानकारी मांगी गई थी शिक्षा मंत्री जी से, मैंने इस बात को भी रखी थी और रमेश शर्मा जी से भी मैंने बोला था कि कई, क्योंकि केवल अतिथियों पर ही ई अटेंडेंस लागू किया गया है, अन्य लोगों पर लागू नहीं किया गया है। लागू सब पे है लेकिन लगा 100% अतिथि ही रहे हैं और पेमेंट भी उनका भुगतान अतिथियों से ही हो रहा है। क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था कि सितंबर तक का मानदेय भुगतान जैसे भी होगा हम करवाएंगे और हम उसके लिए लगातार प्रयास कर भी रहे थे। तो आयुक्त लगातार बोल रहे थे कि नहीं हम ऑफलाइन मानदेय भुगतान नहीं करेंगे, शिक्षा मंत्री जी ने मना किया है। आज इस बात को लेकर आग्रह किया गया है कि शिक्षा मंत्री जी से कि और रमेश शर्मा जी से कि भाई ऑफलाइन जो मानदेय भुगतान हमारा है होना चाहिए, कम से कम सितंबर अक्टूबर आप करवा दीजिए। आगे तो लगभग सब लोग ई अटेंडेंस लगा रहे हैं और जहां ऐसी समस्याएं हैं, नेटवर्क की समस्या है और नहीं लग पा रहा है या किसी कारण से वो ई अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे हैं, तो वहां का मानदेय भुगतान के लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है। तो उनका कहना यह था कि जितने ऐसे लोगों का जहां पे जिन लोगों ने सितंबर तक का मानदेय, मेरा प्रयास यही है सबको मिल जाए, जिन लोगों ने नहीं लगाया है, पर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर कहीं पे नेटवर्क इशू के कारण मानदेय भुगतान नहीं हो पाया है तो ऐसे लोग अपनी जानकारी बना के मुझे भिजवा दे, स्कूल से भी उसको वेरीफाइड करवा दे। और जिनका मानदेय सितंबर अक्टूबर का नहीं हुआ है, अटेंडेंस जिसने लगाई है, वो भी अपने स्कूल से आवेदन बनवा करके एक खुद बनाए आवेदन और दूसरा स्कूल की ओर से कि किस कारण से आपकी अटेंडेंस नहीं लगवा पाए। उसके कारण आप कुछ भी दे सकते हो, मोबाइल नहीं था, एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था, भाई आप 6 महीने से आप बेरोजगार थे, इसलिए मोबाइल नहीं था, नेटवर्क इशू था, जो भी था आप बना के भेज देंगे। हमारा प्रयास है कि आप लोगों का मानदेय भुगतान इस दिसंबर के लास्ट तक में सब लोगों का अक्टूबर तक का ऑफलाइन मानदेय भुगतान हो जाएगा जिन्हें ई अटेंडेंस नहीं लगाया है। सितंबर तक का मानदेय भुगतान तो कंफर्म है, जिन्हें नहीं भी लगाया है उनका भी मानदेय भुगतान करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और होगा। हमने पहले भी कमिटमेंट की थी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर का मानदेय ऑफलाइन मिलेगा। अगस्त तक का आदेश हो चुका है, सितंबर का भी जल्दी आपको ऑफलाइन मानदेय भुगतान हो जाएगा। बाकी जो भी है, एक मैंने नया चैनल शुरू किया है शासकीय स्कूलों के संबंध में, आपको लिंक जो है बायो में मिल जाएगी, जैसे आप क्लिक करोगे आपको नीचे दिख रहा होगा कि सरकार